आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 20 अप्रैल की शाम ढल चुकी है। मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं आपके लिए शाम का खबरनामा दिन भर। चलिए बताते हैं आज किन खबरों पर जरा ठहर कर बात करने वाले हैं। तो भारत में जहां वैक्सीन की किल्लत की खबरें हैं, तो वहीं दुनिया भर में सबसे तेज वैक्सीनेशन के मामले में इजराइल ने बाजी मार ली है। 81% लोगों को यहां वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो यहां के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से भारत और दुनिया के बाकी देश क्या सीख सकते हैं, इसके बाद जानेंगे कि लॉकडाउन न लगाने के पीछे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कौन सी मजबूरियां हैं, क्यों वो हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और दिल्ली में मामले की रफ्तार बढ़ने के साथ ही कई जरूरी दवाओं पर गाज गिरने लगी है। कौन कौन सी दवाएं हैं ये, और बाजार में कब तक इनकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। चौथी खबर में बात होगी उस कोरोना टेस्ट की जिससे महज आधे घंटे में ही कोरोना का रिजल्ट आ जाएगा। और फिर आखिर में इस निराशा भरे माहौल में एक आशा जगाती कहानी होगी उम्मीदों के रोशनदान में। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए जमशेद कमर सिद्दीकी से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी पर कोर्ट भी सख्त हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को कोविड-19 के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन दी जा रही है, कभी पेट्रोलियम बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए। अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्रीज के बनाए प्रोडक्ट इस्तेमाल कौन करेगा। इसलिए उद्योग इंतजार कर सकते हैं लेकिन मरीज नहीं। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत के मामले सामने आए हैं। दिल्ली के भी कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इसी मसले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यूजीसी नेट की परीक्षा अब मई में नहीं होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान छात्रों और परीक्षा आयोजित कराने वालों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित करने का सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तर में सिर्फ 10% उपस्थिति रहेगी। ये नियम आईटी, बीओपी और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस पर भी लागू किया गया है। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और 2 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार सख्ती बरत रही है। आज राज्य सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में ग्रोसरी, सब्जियों की दुकानें, बेकरी और डेयरियां सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी। होम डिलीवरी को सुबह 7 से 8 बजे तक स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक मंजूरी होगी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भिवाड़ी में 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट की जाती है, लेकिन राजस्थान को सिर्फ 65 मैट्रिक टन ही मिल रही है। पड़ोसी राज्य गुजरात को 1200 मैट्रिक टन और राजस्थान के लिए 124 मैट्रिक टन का कोटा फिक्स किया गया है। इसमें भी सप्लाई सिर्फ 65 मैट्रिक टन की ही हो रही है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और इमरान खान की सरकार के बीच सफल बातचीत के बाद प्रतिबंधित संगठन के नेता मौलवी साद रिजवी को लाहौर के कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। इस बीच फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की मांग पर चर्चा के लिए नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शरीक होने से मना कर दिया है। राज्य में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट और अन्य मुद्दों को लेकर 25 अप्रैल से प्रस्तावित पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 1 माह के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह के हालात बने हैं, उससे पंप संचालक आम जन को अपने कारणों से और परेशानी में नहीं डालना चाहते। और आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा। दिल्ली और मुंबई ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1-1 मैच में दोनों टीमों को हार मिली है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। देश में हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग दोहरा मास्क लगा रहे हैं, डबल मास्क, और कुछ उसके ऊपर भी फेस शील्ड तक लगा रहे हैं। इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन दुनिया में इस वक्त एक ही देश ऐसा है जिसने अपने नागरिकों से कहा है कि वो अब ओपन एयर स्पेस में मास्क का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। ये देश है इजराइल। 2 दिन पहले इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह आदेश दिया कि अब आउटडोर में ओपन एरिया में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा।
और अभी भारत में स्थिति ये है कि पिछले 24 घंटे में 1700 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। 1 मई से भारत में एक बहुत बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। ऐसे में हम इजराइल से क्या सीख सकते हैं, जो हमारे सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है। इजराइल ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 19 दिसंबर को शुरू किया था। सिर्फ 3 महीने में उसने अपनी 60% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। इसके सिर्फ 1 महीने बाद इजराइल की 81% आबादी को दोनों डोज मिल चुकी हैं। डॉक्टर सुचिन बजाज से हमने बात की, जो उजाला साइग्नस के फाउंडर डायरेक्टर हैं, मेडिकल स्कॉलर हैं, किंग्स कॉलेज लंदन और IIM कोलकाता से उन्होंने पढ़ाई की है। तो डॉक्टर बजाज, आप तो फॉलो कर रहे हैं दुनिया भर के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को। इजराइल में अभी वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? कौन सी वैक्सीन वहाँ यूज़ की जा रही है और किस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है? देखिए, इजराइल ने दिसंबर में वैक्सीनेशन शुरू की थी और वो एक पहला ऐसा देश था जिसने वैक्सीन को होल हार्टेडली अपनाया। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। उन्होंने बोला कि हम सबको वैक्सीनेट करेंगे, फुल स्पीड पर करेंगे और 18 ही नहीं 16 साल से ऊपर सबको वैक्सीनेशन का डिसीजन लिया गया। फाइजर की वैक्सीन उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये वैक्सीन लगाएंगे। सारी डोजेज उन्होंने सोर्स की और अभी तक वो अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन यानी कि जो 16 साल से ऊपर हैं उससे 81% लोगों को वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। टोटल पॉपुलेशन के करीब 56% को, बट जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके 81% को ऑलरेडी 2 डोज लग चुकी हैं। सिर्फ 19% लोग बचे हैं जिनको 1 डोज बाकी है। तो इस वजह से जो कम्युनिटी स्प्रेड जिसको हम बोलते हैं वायरस का, वो टूट गया, क्योंकि इतने सारे लोग इम्यूनाइज हो गए हैं कि आपको किसी को फैलाने का तरीका बचा ही नहीं है। इस वजह से अब उन्होंने ओपन एयर में मास्क मैंडेटरी जो थे वो हटा दिया, मैंडेटरी मास्किंग, कि आप अगर खुले में बिना मास्क के एक दूसरे से मिल सकते हैं। सारे स्कूल्स भी उन्होंने खोल दिए हैं वापस, सब बच्चे वापस स्कूल में हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि इट्स द वियर्ड नॉर्मल बैक अगेन, कि इतने 1 साल से जो सब मास्क के पीछे छुपे हुए थे वो वापस नॉर्मेलिटी में आकर उनको काफी अजीब सा लग रहा है। तो ये एक ऐसी बहुत अच्छी, आई थिंक इट्स अ गुड वियर्ड टू हैव। अच्छा डॉक्टर, वहाँ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की खास बातें क्या रहीं जिनसे भारत और दुनिया के बाकी देश एक तरह से सबक ले सकते हैं? क्या उन्हें अर्ली रोल आउट का फ़ायदा मिला या उनका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहा? कैसे प्रायोरिटाइज किया गया उम्र और बाकी के आधारों पर? देखिए, इजराइल एक बहुत ही सिस्टमैटिक कंट्री है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उनके पास ये बहुत बड़ा फायदा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से भी कम है। सिर्फ 93 लाख लोगों का देश है, दिल्ली से भी छोटा। तो उनके पास रिसोर्सेज और मॉनेटरी कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, वर्ल्ड के लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज इजराइल से काम करती हैं। जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर HMO सारा हेल्थ केयर सिस्टम मैनेज करती हैं, राइट फ्रॉम इंश्योरेंस टू डेटा क्रिएशन टू डेटा ट्रैकिंग टू इवन टिल हॉस्पिटल केयर। तो सब कुछ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास होने से आप बचपन से लेकर मृत्यु तक सब एक सिस्टम में रहते हैं। सबको ट्रैक करना बहुत ईजी है, सबकी बीमारियां क्या हैं, क्या हेल्थ आपकी हिस्ट्री है, क्या क्या इश्यूज हैं, वो सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इजराइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेडिक्टिव केयर पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे, ये जानने में कि आप डेटा कैसे मैनेज करें। पिछले 20 साल के हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स उनके सारे डिजिटाइज्ड हैं, उन पर बिग डेटा पे वो काफ़ी एनालिसिस करते हैं अपनी पॉपुलेशन की। ऑब्वियसली इंडिया को अगर वो सारे सिस्टम्स अपनाने हैं तो इजराइल से कम 100 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि एक तो पॉपुलेशन साइज इतना है, दूसरा हमारी डाइवर्स कंट्री है अनलाइक इजराइल जहाँ एक ही तरह के लोग छोटे से एरिया में रहते हैं। हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग स्टेट्स हैं। और सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल से ये है कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरह से हेल्थ केयर को देखती है, अपनी तरह से हेल्थ केयर बजट्स हैं, उनके अपने फोकसेस हैं। बट वैक्सीनेशन में डेफिनेटली भारतीय सरकार ने भी अब 1 मई से जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि हर एक को वैक्सीनेट करना है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे भारत को भी बहुत जल्दी इस सेकेंड वेव से निजात मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल, वैक्सीन जिन्हें दी गई है उन्हें एक ग्रीन पास दिया गया है, उससे क्या चीज़ें आसान हुई हैं? जी, ग्रीन पास इजराइल उनको दे रहा है जो वैक्सीनेट हो चुके हैं 16 साल से ऊपर, और 16 साल से नीचे बच्चे जो एक बार कोरोना से ग्रस्त होकर रिकवर हो चुके हैं।
तो इससे आपका ट्रैवल बहुत इजी हो रहा है, आप एक दूसरी जगह आ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की, भाई नए ब्रेकआउट एरियाज का, नए हॉटस्पॉट्स का क्रिएशन होना बहुत मुश्किल है। दूसरा मुझे लगता है इसराइल को ये भी फायदा मिला है कि उनकी सेकेंड वेव हमसे थोड़ा जल्दी आई थी दिसंबर में, जैसे कि यूएस वगैरह में आई थी, यूरोप में आई थी, और अब उनकी सेकेंड वेव खत्म हो चुकी है। दूसरी वेव का तो देखिए हम सबको पता था, एटलीस्ट डॉक्टर्स को तो पता ही था कि दूसरी वेव आएगी, क्योंकि पिछले सेंचुरी में भी आई थी स्पेनिश फ्लू में। बट होपफुली थर्ड वेव ना आए, क्योंकि अगर थर्ड वेव आ जाती है, भगवान ना करे, तो फिर ये इजराइल का जो डिसीजन है मास्क हटाने का और सबको अलाउ करने का कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो हाइंडसाइट में थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस या प्रीमेच्योर लग सकता है। तो आई होप ऐसा ना हो, फिर हम इसराइल के स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन और स्पीड ऑफ ग्रीन पासेस एंड द प्रिसीजन ऑफ देयर प्रोग्राम, उसको हम हमेशा अपलॉड करते रहेंगे। ये थे उजाला साइकनस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज। और यूपी में अब हर जगह वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। शुक्रवार की रात 8 बजे से शुरू होगा और सोमवार की सुबह 7 बजे तक चलेगा। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू तो है ही, लेकिन लगता ये है कि योगी सरकार ने तय कर लिया है कि इस बार यूपी में कहीं भी टोटल लॉकडाउन नहीं होने देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन वाले ऑर्डर पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, राहत भी ले आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना के केस इतने उछाल पर हैं तो फिर लॉकडाउन से परहेज क्यों? हमारे सहयोगी और राजनीतिक विश्लेषक कबूल अहमद से हमने बात की और उनसे पूछा कि योगी सरकार लॉकडाउन लगाने को एकदम तैयार क्यों नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के हालात हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ही संकट स्थिति बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक तौर पे एक स्टैंड ले चुके हैं कि हम इस बार लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम जान भी बचाएंगे और जीविका भी बचाएंगे और लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो लॉकडाउन लगाने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो पिछली बार सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उसके आर्थिक तौर पे बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा था, और इस बार जो है अगर इस बार भी लगा देती, पूरे साल इकोनॉमिक जो है हालात है वो बुरी तरह से गुजरे हैं, इस बार भी लगाएगी तो संकट बहुत हो जाएगा। और ये चुनावी साल है, चुनावी साल होने के नाते अगर आर्थिक तौर पे सरकार जो है कोई इस तरह का फैसला करती है जिससे वित्तीय कोष पे राज्य की कोष पे असर पड़ता है, तो उससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है, उधर अगर लॉकडाउन होगा तो वे दुकानें शहर में बंद होंगे। और जिन 5 शहरों में हाई कोर्ट ने कहा है वो 5 शहर ऐसे हैं जो खासतौर से उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो शहर माने जाते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, तो एक या प्रयागराज हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है राज्य सरकार का जनरेट होता है। तो सरकार आर्थिक तौर पे अब चाहती नहीं है कि ऐसा कोई फैसला ले, और कई ऐसे बड़े उनके वो हैं प्रोजेक्ट हैं वो भी रुक जाएंगे, और जब एक तरफ से जब प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो वो बहुत आर्थिक तौर पे भी सरकार के लिए एक जोखिम भरा कदम है। इसीलिए सरकार चाहती है कि लॉकडाउन न लगाया जाए, और उसके लिए तमाम तरह के उपाय सरकार कर रही है, जिसके लिए वो नाइट कर्फ्यू हो या वीकेंड कर्फ्यू अब लेके आई है सरकार, वो लगा रही है, लेकिन वो आर्थिक तौर पे कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। तो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल करने से इस बार बच रही है। अच्छा कबूल, क्या इसके पीछे पॉलिटिकल कारण भी हैं? क्या अभी लॉकडाउन कर दिया गया तो ये ऐसे भी लिया जा सकता है कि सरकार ने अपना फेल्योर एक्सेप्ट कर लिया है, और ऐसा करने के लिहाज से ये टाइमिंग ठीक भी नहीं है क्योंकि चुनाव एकदम पास है? क्या लग रहा है? दरअसल देखिए, सरकार ने जो मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री योगी ने कि राजनीतिक तौर पे स्टैंड ले चुके हैं अगर कि हम इस बार लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं। ऐसे में अगर हाई कोर्ट और या कोर्ट किसी सुप्रीम कोर्ट किसी के आदेश पे लगाते हैं तो ये सीधे से मैसेज जाएगा समाज में कि सरकार जो है कोरोना से निपटने में फेल्योर साबित हुई है। तो सरकार एक तरफ तो सरकार को अपनी छवि भी बचाने की ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में एक पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ लोग अगले साल जो है शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महज 8 से 9 महीने का समय ही बचा है, ज्यादा समय भी नहीं बचा है। और वो जो चुनाव है वो योगी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में समय में लॉकडाउन लगाती है तो बहुत सारे ऐसे उनकी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो उस पे पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और वो समय पे पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर समय पूरे नहीं हो पाएंगे तो सरकार के पास जनता के बीच में बताने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों के तौर पर कुछ है नहीं सरकार पास। राम मंदिर छोड़ के दूसरी चीज नहीं है, यह वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात रही हो या बुंदेलखंड हो या रोजगार की दिशा में जिस तरह से रोजगार देने के लिए तमाम तरह की पहल है, कई इंडस्ट्री लाने की पहल थी, वो सारी चीजों पर रोक लग जाएगी। और सरकार जो है चुनावी साल में
में इस तरह की जोखिम भरा कदम नहीं उठाएगी, ताकि कोई ऐसा जो है कि जिससे विपक्ष को बोलने का मौका मिले। और तमाम, क्योंकि जब लॉकडाउन लगाएंगे तो आप फिर लॉकडाउन लगाए तमाम मजदूर हैं या गरीब तबका है जिसको आपको कुछ अनाज या तमाम ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, वो सरकार अभी देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार जो है फिलहाल किसी तरह का कोई मैसेज नहीं था, इसीलिए लॉकडाउन लगाने से बच रही है और उसके लिए तमाम तरह के उपाय और रास्ते तलाश रही है। और इसीलिए सरकार जो है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत भी मिली है फिलहाल, लेकिन फिर मामला हाई कोर्ट में है। अब ये देखना है कि अब इस तरह की चीजें कब तक सरकार इस तरह से इन चीजों को ठग पाती है और इससे निपट पाती है, खासतौर से जो अभी संकट का साया खड़ा हुआ है। ये थे आज तक .in में हमारे सहयोगी कबूल अहमद। और दिल्ली, देश की राजधानी, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते का लॉकडाउन है क्योंकि यहां बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। मरीजों के लिए ज़रूरी दवाओं की मारामारी भी देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा तमाम तरह की दवाइयों की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ी है। तो कौन कौन सी खास और ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिनकी कोरोना के समय मांग बढ़ गई है और उपलब्धता घट गई है? यही पूछा मैंने ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रियांश गुप्ता से। नहीं, मैं बताऊं, कोरोना में जो दवाइयाँ हो रही है, जैसे विटामिन सी, जिंक, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये कोरोना के उसमें यूज हो रही है। ये एक्चुअली शॉर्ट नहीं, ये एक्चुअली ड्यू टू हाई डिमांड। इनकी जो डिमांड एकदम जो पहले डिमांड आपकी 10 गुना बढ़ गई अब कोरोना में, इस वजह से इसकी शॉर्टेज नहीं। इसकी आप ये मान के चलो कि हर किसी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एक अपनी लिमिट में लेता था, रिटेलर अपनी लिमिट में लेता था, C&F अपनी एक सीमा में लेता था, वो धीरे धीरे अब वो 2-3 दिन उसको लगेंगे लाइन अप आने पे, लेकिन अभी भी है कि शॉर्टेज तो नहीं है, बस ये कि थोड़ी सप्लाई थोड़ी धीरे है, तो इस वजह से लग रहा है क्योंकि डिमांड हाई हो गई है, 10 गुना डिमांड हो गई। अच्छा प्रियांश, ये बताइए कि इस वक्त में कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में और जिनकी किल्लत है उनकी अवेलेबिलिटी कब तक हो पाएगी? नहीं, मार्केट में अभी दवाइयाँ तो सारी हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई, जिंक हो गई, विटामिन सी हो गई, मार्केट में उपलब्ध है। पर ये है कि कई लोगों को, जैसे जो पेशेंट भी होते हैं उनको ये होता है, जैसे कर्फ्यू लग गया तो जिसको रिक्वायरमेंट 1 की होती है वो 10 ले जाता है, जिसको रिक्वायरमेंट 2 की होती है वो 5-10 ले जाता है। इस वजह से कुछ शॉर्टेज हो रही है। बाकी पीछे से जो बैकएंड में माल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, वो अब फ्लो में, आजकल में फ्लो में एकदम आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू हाई डिमांड अब सब स्टॉकिस्ट भी ज्यादा सामान ले रहे हैं और रिटेलर भी और C&F भी, क्योंकि कंपनी में प्रोडक्शन भी उनकी डबल कर दी गई है। ये थे ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रियांश गुप्ता। और कोरोना के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक टेस्ट माना जा रहा है वो है RT-PCR, और इसकी रिपोर्ट आने में छोटे शहरों में 2 से 3 दिन भी लग रहा है, बड़े शहरों में 24 घंटे में मिल जा रही है। एयरपोर्ट वगैरह पर इंस्टेंट रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसमें भी गिरी से गिरी हालत में 4 से 5 घंटे तो लग ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर डेंग्स लैब ने कोरोना जांच की एक टेस्ट किट बनाई है जिसका रिजल्ट आने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह ने इस संबंध में डॉक्टर डेंग लैब से बात की है, खबर की है। तो मैंने मौसमी से पूछा ये टेस्ट किट क्या है, कैसे काम करती है जो इतनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएंगी। देखिए, एक तो RT-PCR टेस्ट होता है जिसकी ये एडवांटेज होती है कि वो 96 सैंपल्स एक टाइम में रन कर सकता है, और यही जो है इस्तेमाल हो रहा है अधिकतर पूरे भारत में। दूसरा एक जो टेस्ट है, ऑल्टरनेटिव्स तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि आप RT-PCR टेस्ट में 1 दिन लगता है, 2 दिन लग सकता है और टाइम काफी ज्यादा लगता है। पर अगर आप देखें, एक और टेक्नोलॉजी है जो कि है CBNAT। CBNAT का मतलब होता है रैपिड एनक्लोज सिस्टम मॉलिक्यूलर एसेज, और उसको कहते हैं CBNAT या TrueNAT। TrueNAT जो है भारत में बनता है, CBNAT विदेशी है, अमेरिका से आता है। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी और आई है जिसका नाम है अबॉट ID नाउ। अबॉट ID अभी भारत में नहीं लागू हुआ है, पर CBNAT दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें अगर आप अपना उसी तरह से सैंपल कलेक्ट होता है, नेजल और ओरल स्वैब, पर जब आप उसको टेस्ट लैब में ले जाते हैं, यहाँ फर्क हो जाता है, क्योंकि CBNAT जो है 45 मिनट में सैंपल जो है वो टेस्ट कर लेता है और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में रिजल्ट भी दे देता है। तो ये इसका फायदा है। और एक नुकसान ये जरूर है, क्योंकि आप देखिए RT-PCR की
जो प्राइसिंग है वो काफी कम है, पर क्योंकि सीबी-नैट की मशीन महंगी होती है इसलिए उसकी प्राइसिंग 4,000 से ऊपर जाती है। और यही वजह है कि अभी ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं हो पाया है क्योंकि बाहर से आता है और उस पर सरकार ड्यूटी भी लगाती है। तो अगर ड्यूटी नहीं लगती है तो शायद उसकी प्राइसिंग कम हो जाए और सैंपल्स जो है जल्दी रिजल्ट दे दें। खास तौर से इमरजेंसी केसेस में जब पेशेंट क्रिटिकल है और टेस्ट रिजल्ट जल्दी चाहिए तो 45 मिनट में अगर सैंपल का टेस्ट कोविड पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाता है तो ये बहुत लाभदायक होता है। अच्छा मौसमी, ये टेस्ट किट कब इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगी? कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है? क्या सरकार से कोई डील हुई है और प्राइवेट प्लेयर्स इसको खरीद सकेंगे क्या? देखिए, इसमें साफ कर दें कि सीबी-नैट जो है पहले से ही उपलब्ध है, उसका FDA अप्रूवल हुआ है, ट्रूनैट का भी ICMR से अप्रूव्ड है। बल्कि हकीकत यह है कि ट्यूबरकुलोसिस में भी सीबी-नैट इस्तेमाल किया जाता था, पर अब उसकी जो कार्ट्रिज है वो कोविड के लिए भी उपलब्ध है क्योंकि ये कार्ट्रिज टेक्नोलॉजी में से इस्तेमाल होता है। आप जो नेजल या ओरल स्वैब लाते हैं वो आप कार्ट्रिज में डालते हैं और 4 कार्ट्रिज एक टाइम पे प्रोसेस होती हैं 45 मिनट में। तो सैंपल्स काफी कम टेस्ट हो पाते हैं पर गति जो है वो तेज होती है। तो सीबी-नैट टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी उपलब्ध है क्योंकि वो ट्यूबरकुलोसिस की जो मशीन है वो कई ग्रामीण इलाकों में पहले से ही मौजूद है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, फर्क सिर्फ कार्ट्रिज का है। अब कोरोना के लिए भी ये कार्ट्रिज मिलने लगी हैं और अगर देश भर में इसको लागू किया जाए तो ग्रामीण इलाकों में भी इसको लागू करने के लिए नई मशीन आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्ट्रिज कोविड की मिलेगी और उसके बाद उसको उसकी टेस्टिंग होना संभव होगा। इसके लिए सरकार को कोई रणनीति तैयार करनी होगी, कोई नीति बनानी होगी क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी विदेश की है और जब ड्यूटी लगती है इस पे तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। आम आदमी को कैसे मुहैया करा सकता है इस पे सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे RT-PCR टेस्ट के लिए इमर्ज कर सकती है। अगर 5 मिनट में सोचिए आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाए जो 48 घंटे में मिल रही है और तब तक पेशेंट खुलेआम घूम रहा है या पेशेंट जो है वो भ्रांति में है कि उसको कोविड नहीं है और इन्फेक्शन जाने अनजाने में और फैला रहा है, उसको लेके जो संशय है और RT-PCR को लेके जो समय लग रहा है वो इसमें कटौती हो सकती है। ये थी आज तक रेडियो के रिपोर्टर मौसमी सिंह। और अब दिन भर में वक्त है उम्मीदों के रोशनदान का, जहां से ऐसी कहानियां झांकती हैं जो इस माहौल में भी मानवता पर आपका भरोसा पुख्ता करती हैं। लगता है कि ये दुनिया टिकी है तो बस ऐसे ही लोगों के सहारे। तो हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी लेकर आए हैं उम्मीदों के रोशनदान। उम्मीदों का रोशनदान। आज की कहानी बहुत ख़ास है। ये कहानी यकीन दिलाती है कि कैसे त्रासदी के एक दौर में इंसान इंसानियत की भूली हुई परिभाषा को फिर से याद करता है और उस पर अमल करता है। कोविड महामारी के इस दूसरी लहर के वक्त तमाम लोग सोशल मीडिया पर जानकारियां देकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मदद करने वाला ऐसा ही एक ग्रुप है प्लाज्मा डोनर के नाम से। तो उस ग्रुप में नोएडा में रहने वाले विवेक कुमार नाम के एक शख्स ने बीते शनिवार को लिखा कि उनकी 72 साल की मां के लिए अर्जेंटली रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हुए लोगों से मदद करने की अपील की। तमाम लोगों ने उन्हें अलग अलग नंबर दिए कि आप इनसे बात कर लीजिए, आप फलां से बात कर लीजिए, और विवेक ने उन पर कॉल किया भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक ही था, बल्कि दवा कंपनियों के कॉल सेंटर्स पर तो आज भी 4 दिन की वेटिंग दिखा रहा है। तो बहरहाल विवेक कोशिश में थे कि तभी रात के 3:15 बजे उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। लिखा था, मेरा नाम फ़हीम अहमद है, जाफराबाद में रहता हूँ, मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, आप चाहें तो आकर ले लें। विवेक ने फ़ौरन उनका पता लिया और उसी वक्त वो निकल गए जाफराबाद के लिए। 30-40 मिनट के बाद जब वो बताई हुई जगह पर पहुँचे तो 35 के आसपास की उम्र वाला एक शख्स उन्हें वहाँ खड़ा हुआ मिला। दोनों ने अपनी पहचान जाहिर की और फिर फ़हीम ने विवेक को इंजेक्शन दे दिया। लेकिन जब विवेक ने पूछा कि कितने पैसे हुए तो फ़हीम बोले, कुछ भी नहीं, आप बस ले जाइए। विवेक हैरान थे। उन्होंने फिर से कहा, लेकिन आप भी तो ख़रीद कर ही लाए होंगे।
तो फ़हीम की आंखों में आंसू थे। बोले, जिनके लिए लाया था वो नहीं बची। सुबह से इस दवा के इंतज़ाम में जुटा था, लेकिन जब तक ये मिली तब तक अम्मी का इंतकाल हो गया। ले जाइए आप, आपकी मम्मी के काम आ जाए तो मुझे कुछ सुकून होगा। फेसबुक के उस ग्रुप पर विवेक कुमार की लिखी इस कहानी को पढ़कर वाकई यकीन होता है कि इस अंधेरे वक्त में कैसे कुछ लोग उम्मीद की थोड़ी सी रोशनी बनकर खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद के इन रोशनदानों को हमारा सलाम। अगर आपके पास भी हो कोई कहानी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो या आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। तो इस माहौल में जब एक दूसरे का हाथ तक छूने से लोग डर रहे हैं, कुछ हैं जो मदद करके उस हाथ को थाम रहे हैं। आप भी खुद को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद कीजिए। मिलकर ही हम इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। इंडिया टुडे भी आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। इंडिया टुडे को ट्विटर पर टैग कीजिए, आप मदद मांगिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जा सके। तो दिन भर में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।